द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार आज खुल गया है 2 दिन की छुट्टी के बाद में, और एक इतनी ज़्यादा गिरावट थी प्री ओपन में, और ओपन होते होते भी गिरावट थी, लेकिन वो धीरे धीरे कवर करती चली गई और निफ्टी 80 पॉइंट माइनस रह गया, केवल मात्र 57 पॉइंट माइनस रह गया था। 57 पॉइंट माइनस रह गया था, अभी भी 80 पॉइंट माइनस है। तो ऐसा लग रहा है कि बाजार में वास्तविक गिरावट के स्थान पर भय का वातावरण ज़्यादा है, और भय का वातावरण एफआईज ने, कुछ देश के ऑपरेटर्स ने मिलकर के क्रिएट किया है, और कुछ एक जो थे स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों का पी रेशो हाई था, लेकिन आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। 0.5% आधा परसेंट डाउन है मिड कैप स्मॉल कैप, इतना तो चलता है। अभी तो घाव लगे हैं, मतलब अब उनकी मरहम पट्टी तो होती सी होगी। मतलब किसी भी घाव का आ जाना तो आसान है, लेकिन उसकी मरहम पट्टी होना, उसका रिपेयर होना, रिक्यूब करना, रिकवर करना, इट इज़ रियली ए डिफिकल्ट जॉब एंड टाइम टेकिंग जॉब। होगा, मरम्मत होगा, क्योंकि मैंने इतनी लंबी जीवन 42 साल की इन्वेस्टमेंट की ट्रैवलिंग 42 साल की यात्रा शेयर बाजार में तय की है। पता नहीं कैसी कैसी मंदियां और निराशा की भावनाएं देखी हैं, ऐसा ऐसा वातावरण, ऐसी ऐसी सरकारें, ऐसे ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्होंने तय कर लिया था कि मैं बाजार को जीने ही नहीं दूंगा, मतलब देश की अर्थव्यवस्था को, देश के उद्योग धंधों को चलने ही नहीं दूंगा, मतलब है। तो ये सरकारें भी आई हैं, गई हैं, सरकारें अच्छी थी, मतलब ऐसा नहीं, अच्छी भी आई हैं सरकार में। नारायण दत्त तिवारी थे, बहुत अच्छे मिनिस्टर थे। प्रणब मुखर्जी थे, ठीक ठीक थे, जिन्होंने मतलब अच्छे उद्योगपतियों को भी पनपाया। उद्योग जो है, इंडस्ट्री इज द चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के संरक्षण का एक पौधा है ये तो उद्योग धंधे। रोजगार मिलता है लोगों को, देश का रेवेन्यू बढ़ता है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है, ये सारी बातें हैं। तो खैर, आज बात ये रही कि मेरा सिर्फ आपको बार बार यही अनुरोध है कि बाजार है, ट्रेडेबल आइटम है, शेयर्स, इसमें मंदी आएगी, तेजी आएगी जाएगी, और ट्रेडिंग से बचकर रहना चाहिए। अभी सिर्फ इतना सा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना सा बचा है कि अभी हो क्या रहा है कि शेयर बाजार में जो ब्रोकरिंग कम्युनिटी है ना, ये इनकी ब्रोकरेज की इनकम तो हुई ख़त्म। देखिए, कुछ भी नहीं बचा उसमें, कोई ख़ास नहीं है, खर्चा भी नहीं निकल सकता उससे इनका। तो ये क्या कर रहे हैं अब कि फाइनेंस कंपनी, या तो इनकी खुद की है, इन्होंने टाइप कर रखा है किसी फाइनेंस कंपनी से, और ये मार्जिन पर, ई मार्जिन पर शेयर खरीदवाते हैं। 20%, 15% क्लाइंट देगा, बाकी 80% फाइनेंस हो जाएगा, 80-85% जो भी फाइनेंस हो जाएगा, और उस पर ये मोटिवेट करते हैं कि इनको कमाई उसी में। दलाली में तो कमाई है नहीं। हम जैसे क्लाइंट अच्छे नहीं लगते हैं दलालों को आजकल, जो खुद के पैसे से काम करते हैं, 1 रुपया उधार नहीं लेते हैं किसी से। तो वो जो सौदे हैं, जो लोगों ने, जो उत्साही लोगों ने, अनुभवहीन लोगों ने खड़े कर लिए थे, वो सौदे बहुत कुछ तो कट चुके हैं, चाहे घाटे में कटे, नफे में कटे, मुझे ये नहीं पता है, मतलब ज़्यादातर घाटे में ही कटे होंगे, और जो बचे खुचे हैं वो और साफ हो जाएंगे। तो वो सब प्लेन होने के बाद में सारा, मतलब जो भी उलझाड़ है, जो भी है लेना देना, जो भी सब साफ हुआ करके नए सिरे से जल्दी काम शुरू होगा। मैं कोई भी शेयर आपको बताता हूँ, एनालाइज करता हूँ, वो इसलिए नहीं करता हूँ कि आप खरीद लें, तुरंत खरीद लें, नाम सुनते नहीं। आप लिस्ट मेंटेन कीजिए, वॉच लिस्ट मेंटेन कीजिए, अपनी वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, नोट डायरी में लिख लीजिए किस रेट पे मैंने रिकमेंड किया था। उनमें और थोड़ी बहुत गिरावट और भी आ सकती है। किस शेयर में कौन सा ऑपरेटर कितना झटका दे दे, कोई पता नहीं है। एंड नोबडी इज गॉड फादर ऑफ दिस मार्केट। कोई भी भविष्यवक्ता इतना प्रबल शेयर बाजार में पैदा नहीं हुआ जो किसी भी शेयर की जन्म पत्री बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में सही सही लिख डाले। तो मेरा आपसे अनुरोध है, मैं कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं हूँ,
मेरा काम स्मॉल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है, उसके हित की रक्षा करनी है, उसको समझाना है, बताना है, बाकी उसकी मर्जी है, जो भी वो करे। तो अभी थोड़ा रुक जाइए और जल्दी आने वाला है खरीदने का। आप तो पैसा तैयार रखिए, पैसे को इधर उधर मत होने दीजिए, कहीं फंस जाएगा, किसी गलत शेयर में डाल दिया तो मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, जो भी शेयर, मैंने ये बात कहते हैं मुझे 1 महीना हो गया है कि आप प्लीज मतलब मेरे शेयर्स को वॉच लिस्ट में डाल दें। जो भी शेयर मैंने रिकमेंड किए हैं, रिकमेंड तो मैंने किए ही नहीं, एनालाइज जिन शेयरों का किया है, करीब 200 शेयर्स हैं, उसमें वीडियो बनाए, रिपीट वीडियो बनाए, किसी दूसरे दृष्टिकोण से उसके दूसरे एस्पेक्ट को समझाया है, उन सब की आप लिस्ट बना के रखें और मेरे से मैसेज में पूछ लें, आप मैसेज डाल के, आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चन। पैसा तैयार रखें और उनको अगर आपने होल्ड किया, ले रखा है उन शेयरों को, और अगर आप होल्ड करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आप कोई घाटे में नहीं जाएंगे। मेरे शेयर्स में, मेरे एनालाइज शेयर्स में इन्वेस्टर कभी नहीं हारेगा, ये पक्का वादा है। दिस इज माई फर्म एश्योरेंस। तो अब चलते हैं आज किन शेयरों पर विचार करना। आज हम एक ऐसे सेक्टर पर विचार करेंगे जो सबसे सुरक्षित, जिसको मोस्ट सिक्योर्ड सेक्टर कह सकते हैं आज की तारीख में, और मेरा ख्याल सिक्योर्ड ही रहेगा वो सेक्टर। उस सेक्टर में कोई कंपन पैदा नहीं हो पाएगी। नो वाइब्रेशन विल बी एबल टू टेक प्लेस इन दैट सेक्टर। नो वाइब्रेशन इज पॉसिबल। कुछ छोटा मोटा होता है, कोई खास बात नहीं। तो देखिए, सेफर सेक्टर कौन से, डिफेंसिव कौन से माने जाते हैं? आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर। अब फार्मा सेक्टर में या मेडिकल एंड हेल्थ हो गया बी सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर है अब ये, उसमें 2 पार्ट कीजिए आप इसके। एक तो फार्मा और दूसरा सेक्टर जो है इसका पार्ट वो हेल्थ केयर यानी हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल बहुत ही स्ट्रांग विंग क्रिएट हो रही है, और इतनी स्ट्रांग विंग क्रिएट हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊं, जीडीपी, जैसे जैसे देश का जीडीपी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि लोग दे विल अप्रोच टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स फॉर देयर ट्रीटमेंट। मेडिक्लेम इंश्योरेंस बढ़ता चला जा रहा है, उसके कारण भी पीपल्स विल अप्रोच टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इन सुपर क्वालिटी प्राइवेट हॉस्पिटल्स। जिन भी पेरेंट्स के बच्चे कॉरपोरेट्स में हैं तो उनसे मेडिक्लेम पॉलिसी मिलती है जिसमें पेरेंट्स भी कवर्स हैं। वो सब दे विल सरकारी झमेले में क्यों पड़ेंगे बताइए? आप इतनी भीड़ भाड़ में क्यों जाएगा कोई भी, जिसको अगर प्राइवेट फैसिलिटी अवेलेबल है। गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटी बढ़ा रही है, मेडिकल सिक्योरिटी बढ़ा रही है लोग, जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, निःशुल्क दवाएं बांट रही है सरकार, तो उससे भी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल अलाउड हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर अलाउड। तो ये भी एक रीजन है कि गरीब से गरीब आदमी भी ही कैन अप्रोच टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। कॉरपोरेट सेक्टर बढ़ता चला जा रहा है देश में, कॉरपोरेट कल्चर बढ़ती चली जा रही है, और उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। मतलब कॉरपोरेट मतलब कंपनी या तो इंश्योरेंस देती है या रिम्बर्स कर देती है। फार्मा बिजनेस भी बढ़ रहा है, तो फार्मा बिजनेस भी ये जो हॉस्पिटल्स है ये कर रहे हैं। हॉस्पिटल में भी दुकानें खोल रखी हैं इन्होंने, मेडिकल शॉप है जिसमें बेशुमार बिक्री है और कोई डिस्काउंट भी नहीं देते भाई। और इन्होंने चेन ऑफ हॉस्पिटल्स भी खोल रखी है, जैसे अपोलो की करीब 5000 दुकानें हैं इस देश में, अपोलो हॉस्पिटल की, है ना। भारत चूंकि सस्ता देश है, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत कम है इन कंपैरिजन टू फॉरेन कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, तो भारत एक मेडिकल हब बन रहा है इस माने में कि लोग इलाज करवाने यहाँ आने लग गए। गल्फ कंट्रीज से हैं, इवन एनआरआई जो अमेरिका में, यूरोप में रहते हैं, जापान में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, वो लोग भी जब किसी काम से आते हैं तो बहुत कुछ जो ट्रीटमेंट है, मान लो आंखों के कैटरेक्ट का इलाज करवाना है, कोई इलाज करवाना है, छोटा मोटा इलाज जो कि वहाँ अर्जेंट आवश्यकता नहीं है, वो ट्रीटमेंट करवाना है, वो भारत आते हैं। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ
कि मेरे एक फ्रेंड है, उनका बेटा वहाँ रहता था अमेरिका, वो आ गया है, थोड़ा सर में दर्द वर्द था उनके, तो वो बता रहे थे कि वहाँ डॉक्टर को दिखाना बहुत मुश्किल काम है। न्यूरो के जो डॉक्टर्स हैं या कोई भी विंग के जो बड़े डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर, उनको दिखाना वेरी डिफिकल्ट जॉब। इंडिया में बहुत आसान है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, कोई भी अच्छा डॉक्टर न्यूरो का सर्जन या फिजिशियन ढूंढ लीजिए, दिखा दीजिए मतलब। तो ये भी एक यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर प्रॉस्पेरिटी सबसे बड़ी चीज़ है। रहा सवाल इतने हॉस्पिटल्स के लिए डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे? देश में काफ़ी मेडिकल कॉलेज खोल दिए भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने भी खोले हैं और केंद्र ने भी खोले हैं। वहाँ से डॉक्टरों की खेप अगले 3-4 साल के अंदर पीजी डॉक्टर्स होंगे, और भी कोई प्राइवेट कॉलेज भी खुल गए हैं, तो वहाँ से खेप अच्छी निकल रही है। अब डॉक्टर्स की ऐसी कोई ज़्यादा कमी वाली बात नहीं रहेगी। तो अब सवाल ये है कि होटल बढ़िया, होटल कंपनियों के शेयर बढ़िया या हॉस्पिटल कंपनियों के? मेरी राय में हॉस्पिटल अपन बढ़ाएंगे। मैं आगे एक वीडियो होटल इंडस्ट्री भी पूरी पे एक वीडियो बनाऊंगा। आज मैं मेडिकल इंडस्ट्री यानी हॉस्पिटल इंडस्ट्री के ऊपर आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो ऑन हॉस्पिटल इंडस्ट्री एक्सक्लूसिव। अब मैं आपको बताता हूँ किस किस हॉस्पिटल ने, किस कंपनी ने क्या क्या रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 10 सालों में या उससे कम पीरियड में। जब से भी वो कंपनी लिस्ट हुई है, प्रॉफिट CAGR क्या आई उसकी, और शेयर की प्राइस में CAGR क्या आई, और उसका पी रेशो क्या है, उसका कैपेक्स प्लान क्या है, ये मैं सब आपको बताता हूँ अभी आपको। तो सबसे पहले चलते हैं, देखिए अपोलो हॉस्पिटल, द मोस्ट ओल्डेस्ट हॉस्पिटल ऑफ इंडिया इन द प्राइवेट सेक्टर। और ज्यादा डिटेल की बात नहीं करेंगे, जो मतलब की बात है वो कहेंगे। अपोलो हॉस्पिटल का 10 साल का ये है 16.08% का शेयर प्राइस में CAGR आया है। 10 साल का पीरियड बहुत लंबा था, कई मंदियां आई, कई तेजियां आई, हॉस्पिटल को भी प्रॉब्लम्स आई, कोरोना काल था, उसके अंदर इनका ट्रीटमेंट जो सर्जरी वगैरह के और जो भर्ती मरीजों काम बंद रहे, तो उसके बावजूद भी इन्होंने 10 साल में 16% का CAGR दे दिया, यानी करीब 4 साल में पैसा डबल होता गया। तो 10 साल में 4 टाइम पैसा हो गया, नहीं 2.5 गुना पैसा हो गया, नहीं 5 टाइम पैसा हो गया 10 साल में। 10 साल में 5 टाइम हो जाता है उससे मतलब। तो इट्स ए गुड अचीवमेंट, सेफर इन्वेस्टमेंट है, मल्टीबैगर ही कहना पड़ेगा इसको। और प्रॉफिट में जो CAGR आया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो 15.66% आया 10 सालों में। तो ये करीब करीब आप मान लीजिए प्रॉफिट में और शेयर की प्राइसेज में बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड है आज की तारीख में। अपोलो हॉस्पिटल के शेयरों में कोई ज़्यादा गिरावट आई भी नहीं है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री के शेयरों में गिरावट आई ही नहीं है, मतलब दे आर सेफर बेट। और इनका जो कैपेक्स प्लान है वो 6,100 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान है, और उससे आने वाले टाइम में और फ्रूट्स आएंगे। हॉस्पिटल में रेटें बढ़ती हैं, ट्रीटमेंट की दर बढ़ती हैं, मरीज ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, और दवा जो महंगी होती जा रही है उन दवाओं में भी इनका कमीशन है। ये इन हाउस ही दवा काम में लेते हैं भर्ती मरीजों के लिए, एडमिटेड पेशेंट्स के लिए। दवाई में 40% का कमीशन है, 50% का कमीशन है, वो भी इनको बचता है। किसी मरीज को 10 दिन भर्ती हुआ और अगर 1 लाख रुपए की दवाई लगा दी, 30,000 रुपये कमा गए उसमें, ये 30-40,000 रुपये कमा गई मतलब। और जो दवा की दुकानों पे इनकी दवाएं बिकती हैं इनसाइड दी हॉस्पिटल और जो चैन पे बिकती हैं वो अलग है मतलब। तो और इसका पी रेशो कितना है? 68.34। इतना मजबूत है, असेट्स हैं जो आज के 10 साल 15 साल पहले इसने हॉस्पिटल बनाया, और उस हॉस्पिटल की मान लीजिए लागत 200 करोड़ आई थी, तो आज 2,000 करोड़ रुपए, 10 टाइम तो उसके अप्रिसिएशन हो गया मतलब। 10,000 रुपए गज में कोई इन्होंने जमीन खरीदी, वो जमीन आज हो गई कम से कम 1 लाख रुपए गज। अच्छा, नेक्स्ट हॉस्पिटल चलते हैं, नारायण हृदयालय। ये भी एक उभरता हुआ सितारा है, सबसे सस्ता शेयर है। इसका जो प्रॉफिट CAGR रहा है लास्ट 10 ईयर्स में वो 15.43% रहा है, और प्रॉफिट CAGR 39.06% रहा है। प्रॉफिट में वंडर कर दिया इसने, लेकिन जितना प्रॉफिट बढ़ा है उस हिसाब से इसका शेयर प्राइस नहीं बढ़ा है।
प्रॉफिट 39% से बढ़ा है, प्रॉफिट 15.43% बढ़ा है। आपको टेबल मिल जाएगी देखने को, आप टेबल देखिए इसमें आराम से शेयर के नाम के साथ ही। और इनका कपेक्स प्लान 1700 करोड़ रुपए का है। पी रेशो 34.29 का है। पी रेशो सबसे कम अगर पी रेशो है वो नारायण हृदयालय का है। और इसका प्रॉफिट CAGR भी शानदार रहा है। प्राइस CAGR 15% रहा है, ये भी कोई कम नहीं है, अपोलो के बराबर है करीब करीब। तो ऐसी सूरत में इस हॉस्पिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट सेफर है, एप्रिसिएशन चांसेस बेटर है। मेरी कोई खरीद की रिकमेंडेशन मेरी कुछ नहीं। फोर्टिस हॉस्पिटल 13.59% का CAGR रहा है। प्रॉफिट CAGR नहीं, शेयर की प्राइसेज में CAGR, शेयर की प्राइसेज में 8 सालों में, इसके 8 साल के फिगर्स अवेलेबल है, मतलब 8 साल के इसके डाटा अवेलेबल हैं। और उसमें 13.59% का CAGR रहा है 8 साल में। और प्रॉफिट CAGR 40.07 8 साल में। तो इसकी भी शेयर प्राइसेज में एप्रिसिएशन अभी कम है, मतलब इसका रेट है, इसका पी रेशो है 57.61 और इसमें भी कपेक्स प्लान 1300 करोड़ रुपए का मौजूद है। इस फोर्टिस हॉस्पिटल कंपनी के भारी भरकम करीब 700 करोड़ रुपया लगाया था झुंझुनवाला साहब ने। अभी मैडम रेखा झुंझुनवाला हैं और वो मैं समझता हूँ उन्होंने 200 सवा 200 के आसपास खरीदा था। अब ये पैसा उनका 3 गुना हो गया करीब। अभी गिरा हुआ है 700 750 से गिर के, और अभी 600 सवा 600 पे चल रहा है। तो 57.61 का पी रेशो, ये भी अपोलो की तुलना में कम है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, इसमें भी ग्रोथ के चांसेस, शेयर एप्रिसिएशन के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, मतलब क्योंकि इट इज़ ए बिग चेन ऑफ हॉस्पिटल्स। इनके काफ़ी हॉस्पिटल है इंडिया के अंदर, 50 हॉस्पिटल है कम से कम। किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसका IPO आया था सन 2022 में, जनवरी 22 में लिस्ट हुआ वो। इसका शेयर एप्रिसिएशन 48.03 है, नहीं शेयर की प्राइस में सिंस जनवरी 2022 48.03% का CAGR आया शेयर प्राइस में, एप्रिसिएशन आया। एनुअलाइज्ड नहीं, इसे मैं फिगर बोल रहा हूँ तो। और 8 साल का प्रॉफिट का मैं देखता हूँ CAGR क्या है, 38.54% CAGR ऑफ द प्रॉफिट इन द लास्ट 8 years। कैपेक्स प्लान 2100 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और ये जो तमिलनाडु, इन राज्यों के अंदर इस कंपनी का बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसका पी रेशो 64.08 है। बहुत से एनालिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं शेयर को, सभी को रिकमेंड करते हैं, सभी मैं आपसे बता रहा हूँ सभी अच्छे हैं। 64.08 का पी रेशो है इसका। सेफ, क्वाइट सेफ है ये। सबसे बड़ी बात यह है कि होटल की तरह इनके भी, होटल तो खाली कमरे का किराया लेता है, कोई खाना खाएगा, खाने के पैसे लेगा, कोई खाए ना खाए उसकी मर्जी है। और या कुछ पार्टीज हो जाती हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस हो जाती हैं, उन्हीं का पैसा मिलेगा उनको। ये तो एक दिन में मान लो एक हॉस्पिटल में 10 ऑपरेशन कर देते हैं तो 20 लाख रुपया तो इनका वैसे ही खरा है एक हॉस्पिटल में। लोग डिपार्टमेंटल चैन की बात करते हैं, ये जो रिटेल चैन है इसकी बात करते हैं, वो क्या चीज़ है इसके सामने। एक रिटेल चैन 50 लाख रुपए रोज की भी सेल कर दे, खर्चा कितना है उसका, कम से कम 25 आदमी काम करते हैं उस पर। और खर्चा AC का खर्चा है, लाइटिंग का खर्चा है, मार्जिन क्या है, कुछ भी नहीं। 50 लाख रुपए पे मान लीजिए 10% भी वो कमाती नहीं 10%, तो 5 लाख रुपये ही तो हुआ। मतलब कितना एक्सपेंसिव है, कितनी लागत है, पूंजी है। और रेंटेड अगर है तो फिर तो हालत और भी खराब है। उससे तो फार बेटर है, लाख गुना बेटर है। डॉक्टर की फीस में इनका मतलब पैसा बचाते हैं, दवाई में कमाते हैं, ऑपरेशन में कमाते हैं, तो ये। और एक मरीज मान लो 5-7 दिन तो रहता ही है अगर सर्जरी हुई है तो उसकी। अंडर दिस दे आर जस्ट लाइक 5-star होटल, बेटर, फार बेटर देन 5-star होटल्स। अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूँ ग्लोबल हेल्थ, जिसको मेदांता हॉस्पिटल ब्रांड है जिनका।
दिल्ली का कोई भी वीआईपी बीमार होगा वो एम्स में भर्ती होने के बजाय वो मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती होता है, बिकॉज दिस फैसिलिटीज आर फार सुपीरियर देन एम्स। वो ठीक है कि एम्स में डॉक्टर बहुत हाई क्वालिटी के हैं, लेकिन वीआईपी जो सुपर वीआईपी हैं, वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन लाइक द होम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द डिफेंस मिनिस्टर, जो भी सेंट्रल कैबिनेट के बड़े मिनिस्टर्स हैं उनकी देखरेख हो जाएगी। लेकिन औरों का, जो मान लो कोई एक्स सीएम रहा है, कोई एक्स सेंट्रल मिनिस्टर है, एक्स सेक्रेटरी है, वो लोग जो होंगे दे लाइक टू गो इन मेदांता, क्योंकि वह पैसे दो, काम कराओ। तो इस लिहाज से वेल हाईली रेप्यूटेड हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल के प्रमोटर कौन थे? एक वो डॉक्टर थे जिनका मैं नाम भूल गया, जिन्होंने भारत के अंदर हार्ट सर्जरी का प्रारंभ किया था, प्रादुर्भाव किया था। ही वॉज द फेलो हु ब्रोट हार्ट सर्जरी इन इंडिया। एस्कॉट्स हॉस्पिटल के पहले डॉक्टर वही थे। मतलब एस्कॉट्स का मतलब फोर्टिस हॉस्पिटल, पहले एस्कॉट्स था, अब फोर्टिस नाम है इसका। तो इसकी भी बात करते हैं। तो इसका भी जो CAGR रहा है लिस्टिंग के बाद, जनवरी 23 में लिस्ट हुआ था, जनवरी 23 में लिस्ट हुआ ये। इसका शेयर प्राइस का CAGR 57.75% रहा। प्रॉफिट CAGR 14.64% रहा 8 साल में, 8 ईयर्स में 14.64 रहा CAGR। और इनका भी कैपेक्स प्लान 1300 करोड़ रुपए का है। ये भी कर्नाटक में, बेंगलोर वगैरह में कुछ कर रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं और खोलेंगे, बहुत एग्रेसिव है ये भी। और इसका P रेशो 57.44। तो अब निष्कर्ष में एक ही बताता हूँ, जो साउथ इंडिया बेस्ड हॉस्पिटल है उनमें अपोलो हॉस्पिटल का हाईएस्ट P रेशो है, किम्स का सेकंड नंबर है। तो ये सभी हॉस्पिटल्स और इनसे और छोटे भी जो हैं, मतलब बाकी ये टॉप क्रीम मैंने छांटी आज। एक मैक्स हॉस्पिटल और रह गया है, उसको मैंने नहीं टेकअप किया है, लेकिन दीज आर वेरी सुपीरियर क्वालिटी हॉस्पिटल्स। और इनके अंदर, इनमें ग्रोथ आनी ही आनी है, पैसा बढ़ना ही बढ़ना है। मतलब मेरी कोई खरीद की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। इतना ही रहने देते हैं आज। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।